हाय गाइस, मैं हूं पंकज चौहान और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुए हैं जो 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितने मैं आज क्वेश्चन आपको बताऊंगा वह 100% आपके पेपर में छपेगा। आप सभी जानते हैं आपके विज्ञान के पेपर को टोटल 3 सेगमेंट में बांटा जाएगा, जिसमें पहला आपका भौतिक विज्ञान रहेगा। तो हम लोग भौतिक विज्ञान के जितने बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज इस चैनल पर कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान के चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है आपका बहुविकल्पी में कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। ए कण के समान, बी तरंग के समान, सी न तो कण के समान और न ही तरंग के समान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जस्ट मैं 2 सेकंड देता हूं, आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा कथन, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और 2 दोनों, और डी न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड। आपको बताने हैं कि इन दोनों कथनों में से समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के लिए कौन सा कथन सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी तथा सीधा बनता है, परंतु वह वस्तु के आकार से छोटा नहीं होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए 0, बी अनंत, सी 25 सेंटीमीटर, डी -25 सेंटीमीटर। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, गोली दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी आपको अब यह बताना है कि गोली दर्पण के संबंध में इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। ए जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। बी जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। सी उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर आप दीजिए इसका। इसका गलत आंसर जो होगा वह सी होगा, यानी जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है। गोले के अंदर का मतलब होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ अंदर रहेगा और बाहर की ओर क्या रहेगा, इसका ऐसे रहेगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है, जबकि आपसे तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ये सही है, तो ये तो असत्य नहीं है। दूसरा, जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब कि ऐसे हम ले लें और इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो? उभरा हुआ हो और अंदर की तरफ क्या हो? कलई किया गया हो। तो यह हमारा दर्पण किस प्रकार का दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। तो यह भी गलत नहीं है, अर्थात यह भी सही है। परंतु जो ऑप्शन नंबर सी है वह कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है, उल्टा तो बनता ही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं और इन चारों कथनों में आपको यह बताना है कि कौन कौन से कथन अवतल दर्पण के उपयोग में प्रयोग किए जाते हैं। पहला, टॉर्च में, दूसरा
वाहनों के अग्रदीपों में, तीसरा दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने में, चौथा शेविंग दर्पण में। ऑप्शन है आपका ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपरोक्त सभी। तो दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग टॉर्च में भी करते हैं, वाहनों के अग्रदीपों में भी करते हैं, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने में भी करते हैं, और शेविंग दर्पण वो भी कैसे होते हैं हमारे अवतल दर्पण। तो इसलिए यह चारों कथन सही है, अर्थात उपरोक्त सभी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 6। किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल और समतल दर्पण, और ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 7। निम्न में से कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए लगा होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी प्रदीप्त दर्पण। दीजिए इसका आंसर। इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वाहन के अग्रदीपों के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 8। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ए वायु में, बी जल में, सी निर्वात में, और डी हीरे में। दीजिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। किस दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी समतल तथा उत्तल दोनों, ऑप्शन डी केवल उत्तल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। लेंस की क्षमता मापी जाती है। ऑप्शन ए डॉप्सन, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी डायोप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध होता है। यानी आपको फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध बताना है। ए आर बराबर एफ बाई 2, बी आर बराबर 2f, सी आर बराबर 4f, डी एफ बराबर आर बाई 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा देख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं चूंकि एफ बराबर होता है आर बाई 2, तो यहाँ से आप आर से रिलेशन निकालिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा? तो इस 2 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2f, यानी आर इक्वल टू 2f। तो देखिए आर इक्वल टू 2f यही आपके ऑप्शन में है, तो इसलिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 12। लेंसों का सूत्र क्या है? यानी निम्न में से कौन सा लेंस का सूत्र होता है? ए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, बी 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f, सी 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। देखिए लेंसों का जब सूत्र पूछेगा तो वह होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, परंतु जब आपसे कहेगा कि दर्पण का सूत्र क्या होगा तो याद रखिएगा इस माइनस के स्थान पे क्या जाता है? प्लस, अर्थात दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जब लेंस का पूछेगा तो माइनस आएगा और जब दर्पण का पूछेगा तो प्लस आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 13। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। तो चेक कर लेते हैं
कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए आपको क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। एफ बराबर कितना दिया है आपको? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है? तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, यानी आपसे पूछ रहा है। तो आप अभी रिलेशन जाने हैं, चूंकि एफ बराबर होता है r/2। आपको आर निकालने के लिए कह रहा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो r इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एफ। एफ की वैल्यू कितना दिया है? 5। 2 5 जा 10 सेंटीमीटर, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 14। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है किस दर्पण के द्वारा? ए उत्तल दर्पण द्वारा, बी अवतल दर्पण द्वारा, सी समतल दर्पण द्वारा, डी अवतल लेंस द्वारा। तो दीजिए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, परंतु वह सदैव वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। परंतु अवतल दर्पण का जो लास्ट वाला कंडीशन होता है, छठा, उसी केस में हमारा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी हम इसको डिटेल में बताएंगे कि कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न 15। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो आइए हम चेक करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। गिवन है आपको कि लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर कितना दे दिया है? 50 सेंटीमीटर। देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। यह हमारा कब होता है? जब हमारा फोकस दूरी किस में गिवन हो? मीटर में। जब हमारा फोकस दूरी मीटर में दिया हो तब इस फार्मूले का यूज करते हैं। यदि हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो उसका फार्मूला होता है P = 100/f, और वह किस में दिया हो? सेंटीमीटर में। तो आपको लेंस की क्षमता निकालनी है, तो रख दीजिए इसका मान। तो P बराबर 100/f। f की वैल्यू कितना है? 50 सेंटीमीटर। दोनों को कट कर देंगे, कितना आ गया? 2 डायोप्टर। अभी हमने आपको बताया लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर। परंतु देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह सदैव हमारा धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसलिए उत्तल लेंस के लिए क्या आ जाएगा? प्लस का 2D। तो देखिए किस ऑप्शन में आपका प्लस का 2D है, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। तो 15 में कौन सा ऑप्शन में प्लस है? तो बी। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न 16। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो उसकी क्षमता होगी, यानी अब यहाँ पे अवतल लेंस दिया है, आपको फोकस दूरी एफ दिया है मीटर में 5 मीटर। तो जब फोकस दूरी मीटर में गिवन रहता है तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं? P बराबर 1/f मीटर में। रख दीजिए मान 1/5। तो P = 1/5 मीन्स क्या हो जाएगा? 0.2 डायोप्टर। और आप जानते हैं चूंकि यह अवतल लेंस है, और अभी हमने बताया अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? -0.2 डायोप्टर। तो देखिए किसमें आपका -0.2 है। ऑप्शन नंबर बी में आपका देखिए क्या है? -0.2 डायोप्टर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 17। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। ए लेंस से 2f दूरी पर, लेंस से f तथा 2f के बीच में, सी 2f से अनंत के बीच में, और डी लेंस के फोकस पर। तो दीजिए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस से f तथा 2f के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण में मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी अनंत पर।
तो अभी तक यदि आप यह नहीं समझे होंगे कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो हम उसको ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि अवतल दर्पण में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण। तो पहला हमारी वस्तु रखी जाती है अनंत पर। सबसे पहले कंडीशन पे हम वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत पर। दूसरा कंडीशन लेते हैं जब हमारी वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन लेते हैं जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथा कंडीशन में हमारी वस्तु रखी जाती है वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। पांचवें कंडीशन में हमारी वस्तु रखी जाती है फोकस पर, फोकस पर। छठे कंडीशन में हमारी वस्तु रखी जाती है फोकस व ध्रुव के बीच में, छठे कंडीशन में। अब देखिए, याद करने का तरीका यह है, जैसे जैसे हम दर्पण की तरफ बढ़ेंगे हमारा प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर। वह बिंदु के आकार का वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। तो जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिंदु के आकार का वास्तविक उल्टा व फोकस पर बनता है। अब दूसरा कंडीशन, जब हमारी वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा, जब हमारी वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में प्राप्त होता है तथा वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा व उल्टा बनेगा। नेक्स्ट, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा व वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो यह तो हमारा पहला कंडीशन में था, यह हमारा दूसरे कंडीशन के लिए प्रतिबिंब बना था और यह हमारा तीसरे कंडीशन के लिए प्रतिबिंब बनेगा। चौथा कंडीशन लेते हैं, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो। तो जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र से परे वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। जब हमारी वस्तु फोकस पर होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। और यह जो लास्ट कंडीशन है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। जब हमारी वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य में होती है तो इसका प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे वस्तु से काफी बड़ा, सीधा तथा आभासी प्राप्त होता है। तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं। जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब हमारी वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रहती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य बनेगा। जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा तथा इस वस्तु के बराबर, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगा। चौथा, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य होती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे, वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। जब हमारी वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा अनंत पर प्राप्त होता है। छठा, जब हमारी वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य होती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से काफी बड़ा, सीधा तथा आभासी प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, इन पांचों केस में तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है, परंतु इस छठे केस में हमारा प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारी वस्तु कहाँ रखी गई है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो देखिए, मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में हमारी वस्तु रखी गई है, यानी चौथा कंडीशन है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से परे, यानी यहाँ पर। तो देखिए, कहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है,
तो कांच में प्रकाश की चाल होगी यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया है और कांच का अपवर्तनांक दे दिया है, तो कांच में प्रकाश की चाल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 4.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आइए हम चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। देखिए आपको गिवन है निर्वात में प्रकाश की चाल V1 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में प्रकाश की चाल V2 आपको ज्ञात करनी है और अपवर्तनांक N12 आपको गिवन है 1.5। तो एक फार्मूला होता है, चूंकि अपवर्तनांक बराबर होता है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आपको अपवर्तनांक कितना गिवन है 1.5, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है 3 इंटू 10⁸ और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है V2। तो इस V2 को कैलकुलेट करिए, तो इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ पे। तो V2 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपान 1.5। तो 3 में 1.5 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए अनंत पर, बी 2f पर, सी f पर, डी f तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो आइए इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार उत्तल लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा यदि अवतल दर्पण में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है तो जस्ट उल्टा उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब जो बनता है सीधा वस्तु से छोटा आभासी प्राप्त होता है, जबकि अवतल लेंस में भी सदैव हमारा प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा व आभासी प्राप्त होता है। पहला कंडीशन लेते हैं जब हमारी वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा कंडीशन लेते हैं कि जब हमारी वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में हो। तीसरा जब हमारा वस्तु 2f1 पर हो, जब हमारी वस्तु अनंत पर हो। दूसरा जब हमारी वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में हो। तीसरा जब हमारी वस्तु 2f1 पर हो, और चौथा जब हमारी वस्तु 2f1 व f1 के मध्य हो। पांचवा कंडीशन जब हमारी वस्तु f1 पर हो, और छठा कंडीशन जब हमारी वस्तु f1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। तो आइए इसको भी कैसे हम लोग याद रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस यानी f2 पर बिंदु के आकार का वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। यानी पहला कंडीशन हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा जब हमारी वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब सदैव हमारा f2 व 2f2 के बीच में प्राप्त होता है, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा जब हमारी वस्तु 2f1 पर होती है तो उसका प्रतिबिंब सदैव 2f2 पर वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। यानी जितनी बड़ी यहाँ पे वस्तु रखी रहती है उतनी ही बड़ी 2f2 पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और कैसा होगा हमको वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगा। चौथा कंडीशन जब हमारी वस्तु 2f1 व f1 के बीच में होती है तो चौथे कंडीशन में इसका प्रतिबिंब 2f2 से परे प्राप्त होता है तथा वस्तु से बड़ा वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगा। पांचवा कंडीशन जब हमारी वस्तु f1 पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। और लास्ट कंडीशन में जब हमारी वस्तु f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब लेंस के ठीक सामने 2f1 से परे वस्तु से काफ़ी बड़ा प्राप्त होता है। इसे एक बार और रिवाइंड कर लेते हैं। जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब f2 पर कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा या बिंदु के आकार का वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगा। जब हमारी वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब f2 व 2f2 के बीच में वस्तु से छोटा वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। तीसरा जब हमारी वस्तु
2f1 पर हो तो इसका प्रतिबिंब 2f2 पर वस्तु के बराबर, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। चौथा, जब हमारी वस्तु 2f1 व f1 के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब 2f2 से परे, वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। और जब हमारी वस्तु f1 पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। छठा कंडीशन, जब हमारी वस्तु f1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब लेंस के ठीक सामने 2f1 से परे, वस्तु से बड़ा, सीधा तथा आभासी प्राप्त होता है। तो इसमें भी हमारे लास्ट केस में आभासी प्राप्त होता है और अवतल दर्पण के लास्ट केस में भी आभासी प्राप्त होता है। शेष में यानी शेष पांचों कंडीशन में कैसा प्राप्त होता है? वास्तविक प्राप्त होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अभी हम आपसे कंडीशन बताए हैं कि जब हमारी वस्तु 2f पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f पर प्राप्त होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। तो इन 20 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं कोशिश किया हूँ कि आपका यह प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पूरा कवर करा दिया जाए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इन्हीं 20 प्रश्नों में से आपके पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।